बुलेटिन में लगातार हम आपको उस तस्वीर की, उस महामुलाकात की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो आने वाले समय के लिए वैश्विक राजनीति में दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले हैं। वैश्विक राजनीति के भविष्य को एक दिशा देने वाले हैं और यही वजह है कि मोदी और पुतिन की इस महामुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। 23वां इंडो रशिया समिट है ये और ऐसे समय में हो रहा है ये समिट जब लगातार अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का दबाव दुनिया झेल रही है। हालांकि भारत ने उस दबाव को नहीं स्वीकार किया, अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ रशिया है जो रूस यूक्रेन युद्ध के माहौल में भारत में आज उपस्थित है। भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती में नई गर्माहट लाने के लिए इस समिट के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को साथ वो लेकर आए हैं और मुद्दों पर समझौते होने वाले हैं। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली में भारत रूस की द्विपक्षीय बैठक जो लगातार अब भी जारी है। हैदराबाद हाउस में यह बैठक चल रही है और इस बैठक से जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आया है, जो टोन सेट कर रहा है आने वाले समय की, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। हम सबको शांति के लिए रास्ते पर चलना है, शांति के लिए दोनों देश साथ हैं। ये बात पुतिन ने भी कही। बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये मानी जाएगी क्योंकि भारत पर सबकी निगाहें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत की तरफ से, ये दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर उस युद्ध को कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और भारत की तरफ से ही लगातार ये कहा जाता रहा हर मंचों पर। आपको याद होगा कि संवाद से ही समाधान निकलता है और ऐसे में निश्चित रूप से भारत ने ये कहा था कि किसी भी हाल में युद्ध नहीं होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। लेकिन भारत कुछ मामलों में बिल्कुल स्पष्ट है। वो आतंकवाद के खिलाफ है, वो विस्तारवाद के खिलाफ है, वो उस दबाव के खिलाफ है जो सिर्फ अपने लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए दुनिया पर थोपा जाता है। और यही वजह है कि ये जो बड़ी बैठक हुई, इसमें कई मुद्दों पर समझौते हुए। वो समझौते क्या होंगे, इस पर धीरे धीरे तस्वीरें सामने स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन इस वक्त देखिए ये जो सीधी तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये संदेश, ये संकेत दे रहे हैं कि दोनों देश समावेशित और समेकित तरीके से दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। दुनिया में जो वास्तविकता है, जो विकास पर आधारित है, उस वास्तविकता को मजबूती देंगे। और ये जो तस्वीर है, बहुत बड़ी तस्वीर ये अपने आप में कही जाएगी। और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होने वाली है कुछ क्षण में। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, बताएंगे दुनिया को कि ये जो बीते सवा घंटे की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में वो कौन से मुद्दे रहे जिन पर महत्वपूर्ण तरीके से भारत और रशिया अपने संबंधों को आगे लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर डिफेंस की तो हर कोई बात कर रहा है, रक्षा क्षेत्र में रशिया ने जो हमारा साथ दिया है उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन अब देखिए ये साथ और महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व होगा क्योंकि इस बार इस समिट के लिए केवल अकेले प्रेसिडेंट पुतिन ही नहीं आए हुए हैं, उनके 7 मंत्री, उसमें डिफेंस भी शामिल है, एग्रीकल्चर भी शामिल है, उसमें ट्रेड भी शामिल है, उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स भी है, उसमें अर्बन मिनिस्टर भी है। यानी जो ये सारे सेक्टर्स हैं, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, ये सारे मिनिस्टर्स भी आए हैं। यानी हर क्षेत्र में रशिया चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आने वाली भविष्य की रूपरेखा तैयार करे। और यही वजह है कि जब ये बैठक होती है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भारत की तरफ से कही गई, उन बातों को हम आपके सामने रख भी रहे हैं। वो बड़ी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि हम तटस्थ नहीं हैं, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। आपने दूरदर्शी नेता की भूमिका आपने निभाई है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से पुतिन के लिए भी कही गई।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस आर्थिक संबंधों का विस्तार हो। पिछले कई सालों में पुतिन ने फिर ये कहा कि पिछले कई सालों में दोस्ती बहुत मजबूत हुई है। पुतिन ने यह भी कहा कि आपसी साझेदारी में पीएम का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो दोनों ही देश अपने हाव भाव से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से ये प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए कि ये प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देश हर स्तर पर साथ निभाते रहेंगे। वो साथ जिसका सिलसिला 1960 से शुरू हुआ था। उस वक्त तो रूस नहीं था, उस वक्त यूएसएसआर था, लेकिन अब जब रूस बना उसके बाद से भी वो दोस्ती, यूएसएसआर जरूर टूट गया, कई मुल्क बन गए, लेकिन रूस जो नहीं टूटा वो था रशिया से भारत की मित्रता, विश्वास और विश्वसनीयता पे टिकी हुई मित्रता, जिसका एक बार नहीं अनेकों बार हमने उदाहरण देखा है। हर बार जब कभी भारत मुसीबत में आया तो रशिया ने साथ दिया। और याद होगा आपको कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है 2022 में, तो सीधे तौर पर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए, पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाए, लेकिन इन सैंक्शंस के बावजूद ये जानते हुए भी कि भारत को इसके विपरीत काम करना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन भारत ने उनको नजरअंदाज किया, क्योंकि भारत का सबसे विश्वास पात्र दोस्त जब मुश्किलों में था तो फिर भारत ने अपने बीते इतिहास के पन्ने खोलते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए अपने मित्र के साथ खड़े रहने का दृढ़ निर्णय लिया। और यही वजह रही कि उसके बाद से ये दोस्ती और ज्यादा अटूट हो चुकी है। और अब ये दोस्ती नए नए बिंदुओं पर किस तरीके से मजबूत होगी, इस पर भी कुछ ही देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसमें दोनों वर्ल्ड लीडर्स ही कहेंगे, दोनों वर्ल्ड लीडर्स को हम सुनेंगे। और ये देखिए, पहले बैठक हुई और बैठक के बाद जब दोनों नेता बाहर निकलते हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, और ये फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तस्वीर लाखों संदेश देती है, लाखों संकेत देती है। तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी आपने कल देखी होगी, जब जैसे ही अपने विशेष विमान से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उतरते हैं, पहले शेक हैंड और फिर गले लगते हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आपको याद होगी कि जब प्रधानमंत्री के साथ वो उनके गाड़ी में बैठकर, साथ में गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाते हैं। और आज सुबह भी आपने देखा कि तीसरी तस्वीर, जब उन्हें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलते हैं, और इसके बाद जो एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें बीच में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होते हैं, एक तरफ भारतीय राष्ट्रपति होती है, दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत रिलैक्स्ड मूड में पुतिन नजर आते हैं उस वक्त। ये बताता है कि पुतिन भारत से अपने संबंधों को लेकर बहुत विश्वास के साथ हमेशा से आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और अब देखिए, ये जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने रखी, बैठक के बाद दोनों ही लीडर्स बाहर साथ आते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाव भाव, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी बिहेवियर सीधे तौर पर एक पॉजिटिव संकेत देते हुई नजर आती है। क्योंकि भरोसे की बात हो रही है, तो क्यों हम कहते हैं कि भारत का ये भरोसेमंद साथी है, तो उसका जो इतिहास है वो इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लगातार रूस ने भारत के रक्षा क्षेत्र को, भारत की रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सदैव निरंतर सतत न केवल हथियार दिए, बल्कि हथियारों से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर भी किया है। और यही इस दोस्ती को मजबूती देता है। क्योंकि अगर पश्चिमी देशों की बात करें, जब भारत, आपको यहां बता दें कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, ज्यादातर भारत के पास जो हथियार थे वो ब्रिटेन के थे। बाद में कुछ पश्चिमी देशों से हमने अपनी रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करने के लिए हथियारों की खरीद शुरू की थी, लेकिन उस वक्त पश्चिमी देश एक शर्त रख देते थे कि वो हथियार तो देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान नहीं करेंगे। जबकि इससे इतर सोवियत संघ उस समय का और आज का रशिया पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से न केवल रक्षात्मक प्रणाली में हथियार देने के लिए तैयार रहा, बल्कि उन हथियारों से जुड़ी हुई जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने के लिए, उसके आदान प्रदान के लिए भी आगे आया, साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आया। और यही वजह रही कि भारत और रशिया की मित्रता दिन ब दिन, साल दर साल निरंतर सतत मजबूत
होते चले गए हैं। अभी अगर आप देखें तो भारत अपने उस दौर में है जहां पर मेक इन इंडिया एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग, आत्मनिर्भर भारत एक उभरती तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई ताकत, भारत का न्यू नॉर्मल, इन सब को भी बल अगर मिला है तो सीधे तौर पर रशिया की तरफ से बल मिला है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अगर पाकिस्तान को घुटने पर कोई लेकर आया था तो वो वही एयर डिफेंस सिस्टम था, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको रशिया ने भारत को प्रोवाइड कराया था। और अब इसी सिस्टम का और जो नया स्वरूप है S-500, उसे लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो समझौते होने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण डील होगी, यानी भारत की रक्षात्मक प्रणाली को इस दोस्ती से न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत के पहियों को रफ्तार देने के लिए भी ये दोस्ती और ज्यादा गति देती हुई नजर आएगी। पहियों वाले किले पर भारत में घूमेंगे पुतिन। दरअसल ये हम कुछ और जानकारियां जो धीरे धीरे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जब पुतिन आते हैं तो वो अपने साथ किसी भी देश में अगर जाते हैं तो उनकी एक जो उनकी बख्तरबंद गाड़ी होती है वो चर्चा का विषय होती है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर ब्रिक्स में जब आपने देखा था तो तेंजियांग में जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नजर आए थे वो उनकी वही बख्तरबंद गाड़ी थी, वही लिमोजिन। लेकिन इस बार लिमोजिन नहीं बल्कि रशियन एम्बेसी की गाड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही साथ निकले पालम एयरपोर्ट से। हालांकि वो गाड़ी भी बेहद खास रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये दोस्ती बहुत कुछ कह रही है। रिश्ता क्या कहलाता है ये वो देश पूछ रहे हैं जिन्होंने भारत पर सिर्फ दबाव की राजनीति और दबाव की रणनीति डालने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने बता दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आता, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। अगर आप इस भावना को रखते हैं तो हम साथ हैं, अन्यथा आपके लिए हम सबक देने को भी तैयार हैं। बहरहाल अभी सबक नहीं, अब तो सीधे सीधे एक बड़ा उदाहरण देना है दुनिया को, दिशा और दशा दिखाने के लिए वो मजबूत डील्स जिसके बारे में आपसे कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त कमांडर भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह आपसे मुलाकात हुई थी तब जोश कुछ और था और आज इस वक्त का जोश कुछ दूसरा हो चुका है, क्योंकि अब मुलाकात भी हो चुकी है और मुलाकात के पहले की एक तस्वीर अभी अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, मैंने भी स्टूडियो से ही वो तस्वीर अभी देखी कि कल से लेकर आज तक, अभी थोड़ी देर पहले जब दोनों लीडर्स, एक फोटो अप होता है, दोनों लीडर्स जब साथ आ रहे थे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, चेहरे पर वो खुशी, रिलैक्सेशन, यानी कुछ बड़ा हुआ है इस डील के तहत, जिसके बारे में अब से कुछ ही देर में हमें और आप सभी को पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए क्या होता है तो पत्ते खुल जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है अभी तो। और आशा है तो दुनिया पूरी देख रही है, आशा है कि बहुत कुछ अच्छा निकलेगा, विन विन हो भारत के लिए भी और रूस के लिए भी। और डिफेंस के संबंध, एनर्जी के संबंध, ट्रेड के संबंध प्रगाढ़ हों, और न्यूक्लियर एनर्जी में भी, और मैन पावर एक्सपोर्ट इंडिया से रशिया, इन सब चीजों में देखिए क्या होता है, क्या क्या निकला है। और रेलॉस तो साइन हो ही गया था पहले ही, मतलब रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स। आपने अगर एक चीज देखी हो तो एक स्टेटमेंट जो हम लोगों ने सुना, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम तटस्थ नहीं है, वी आर नॉट न्यूट्रल, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मतलब अगर जिस चीज़ को लेकर दुनिया भर के देश इस पर चर्चा करते रहे कि भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई, तो भारत ने बता दिया कि हम तटस्थ नहीं हैं लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। इट कुड बी एनीवन। ठीक है, ये तो देखिए हम जो भी कहेंगे, पर यूरोप तो यही कहता है, अमेरिका तो यही कहता है कि आपने रूस का तेल लेके, तो रूस को आपने एक फ्री कर दिया, बरी कर दिया, नहीं तो रूस फंसा हुआ था। आपने तेल लेके उस पर व्यापार करके रूस की जो एग्रेशन है, जो वॉर है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसकी मदद की। ये उनका आंकलन हो सकता है। सवाल ये है कि अब तो रूस भी, अमेरिका भी चाहता है कि ये रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, और अमेरिका ने कह दिया साफ साफ यूक्रेन से, हम और कुछ नहीं आपकी मदद कर सकते। इसके चलते रूस का जो है झंडा ऊपर होएगा,
जो रूस ने डॉनबास टेरिटरी और टेरिटरी कैप्चर की हुई है वो रखेगा अपने पास, और यूक्रेन जो है वो पिछले कदम बैकफुट पे आ जाएगा। और सवाल तो यही है ना कि रूस ने काम तो अमेरिका ने वेस्टर्न नेशन ने शुरू किया ना। जब नेटो से कहा गया था, जब 1990 में यूएसएसआर टूटा था, कि कहीं कहा गया था भाई आप अपनी नेटो की बाउंड्रीज हमारे पास नहीं लेके आएंगे, और ये तो यूक्रेन में मिसाइल लगा दी नेटो में, नेटो के चलते नेटो का मेंबर बनाने के कगार में था यूक्रेन। तो आप बंदूक जो है, अपने तोप जो है मेरे गेट पे ले आए तो कैसा चलेगा? तो बड़े साल, 1.5 साल 2 साल वेट करने के बाद रूस ने अटैक किया है। तो प्रिंसिपल के तौर पे तो लड़ाई शुरू करने वाला तो यही है ना, वेस्टर्न पावर्स ही है ना, उन्होंने देखना है। तो अब वो हट रहे हैं, नेटो कमजोर है मिलिट्रली 50-60 साल से मार्शल प्लान के चलते, 1945 वर्ल्ड वॉर हारने, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मजे कर रहे हैं अच्छा, यूरोपियन नेशंस को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर देखें तो वैश्विक परिदृश्य में जब रूस और यूक्रेन की युद्ध की बात हुआ करती थी तो हर कोई कहता था कि रशिया इगोइस्टिक है, लेकिन ये मेरा मानना है कि मुझे लगा कि शायद यूक्रेन ज्यादा इगोइस्टिक रहा। वो वेस्टर्न पावर्स के हाथ में कठपुतली बन गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कंधे पे बंदूक रखकर ये खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हथियार लगातार मुहैया कराया जाता रहा। भले ही ट्रंप अभी कुछ भी स्टेटमेंट दें, क्योंकि वो जानते हैं एट लास्ट कि वो उस पावर से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी झुका नहीं। जब यूएसएसआर था और जब यूएसएसआर टूटा तब भी जो रशिया का एक अपना जो प्रोएक्टिव होता है, जो उसका प्रोएक्टिव जो उसकी सोच है, वो कभी भी झुकी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यूक्रेन को बहुत पहले इस चीज को भांपना चाहिए था, लेकिन यूक्रेन भांप नहीं पाया। लेकिन रशिया या खासतौर से भारत इस बात को समझ रहा है कि पश्चिमी देश और अमेरिका सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए, अपने आप की हेकड़ी दिखाने के लिए करते हैं, और इसीलिए भारत भी देखिए उसके दबदबे में आया नहीं। चाहे वो 50% टैरिफ की भी बात हो तो उन्होंने कह दिया लगाइए, हम अपने स्तर से अपने रास्ते खोज लेंगे। भूषण सर, ठीक कह रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप हेकड़ी सहते जाएंगे तो सहते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं कहीं, आपको गिरना ही पड़ेगा। पर आप ये भी देखिए ना, हम $80 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ठीक है, हमने ऑल्टरनेटिव बायर्स निकालेंगे। अभी हम रूस के साथ भी हमारा ट्रेड बढ़ सकता है। आज की डेट में तो $4 या $5 बिलियन ही है, तो बढ़ेगा। हमारे एग्री प्रोड्यूस जाएगी, हमारे फार्मा जाएगा, हमारी आईटी जाएगी, मशीनरी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जो डॉलर जो है महंगा हो गया, अभी 90 रुपए क्रॉस कर गया डॉलर, रुपया कम हो गया, वीक हो गया। तो वीक जब होता है, आपको तो पता है, वीक जब होता है रुपया, तो जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है और जो इंपोर्ट है महंगा होता है। पर एक्सपोर्ट तो हमारा ज्यादा है ना, 80 बिलियन कम, टैरिफ की वजह से थोड़ा कम हुआ है, फिर बढ़ जाएगा। और जब क्यों कम हो, जब क्या, अभी मैं अमेरिका से कोई चीज खरीदूं, अगर मैं उसको खरीद रहा हूं, अगर मेरा आज एग्रीमेंट हुई, $100 का मैं आपसे आइटम खरीदा, 6 महीने में अगर आज जो $1 है ₹80, उदाहरण के तौर पे, 3 महीने में जब तक आइटम आता है, जब मैंने पे करना है, वो ₹90, तो इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे 8,000 की जगह ₹9,000 देना पड़ेगा, है कि नहीं? और तो मैं लॉस पड़ गया। सेम वे बेचने का, मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट था, हम आईटी का ऑर्डर साइन किया हमने, इतने डॉलर का, इतने समझो $100 का। तो आज जब $100 का साइन किया, तो अभी हमें $100 का जब साइन किया, तो अभी वो तो हमें ₹8,000 नहीं मिलेंगे, अभी ₹9,000 मिलेंगे। नए पेमेंट गेटवे को लेकर क्या कोई अच्छी तस्वीर आ सकती है? क्योंकि अब रूबल और रुपया, ये कहा जा रहा है कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर सकते हैं, और खासतौर से ब्रिक्स मुद्रा को लेकर भी चर्चा। क्या आपको लगता है कि कोई आधार बनेगा इस विशेष मुलाकात में? जो बैंक हर हाल में हर इंडियन का साथ ले। भूषण सर, इंडियन को डिजिटल बैंक भूषण सर, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सर
से हमारा संपर्क टूट गया है और चलिए हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच देखिए ये तस्वीरें आने लगी हैं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों देशों के बीच में इस समिट के दौरान, जो 23वां समिट है, इंडो रशिया समिट 2025। इसमें क्या निकलकर सामने आया है, किन समझौतों पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई, किन बिंदुओं पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई, भारत और रशिया किस तरीके से अपनी 60 दशकों से 60 सालों से चली आ रही जो दोस्ती है, 1960 से चली आई, दशकों से जो चली आ रही दोस्ती है, उसको किस तरीके से नए स्वरूप के साथ आगे बढ़ाएंगे, ये दोस्ती जो अटूट है उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि केवल जब भी रशिया की बात आती है तो दुनिया भर के देश या हम और आप अक्सर डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 7 मंत्री अगर यहाँ आते हैं रशिया से, वो चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, अर्बन मिनिस्टर हो, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हो, या फिर साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से भी मिनिस्टर्स आए हो, तो ये अपने आप में बताता है कि हर क्षेत्र में रशिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना चाहता है। और यही वजह है कि जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आकर उन बिंदुओं को दुनिया के सामने रखेंगे, तो वो संदेश न केवल दुनिया को उसके भविष्य के लिए दिशा और दशा बताएगा, बल्कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत भी होगा। फिलहाल